इंटरनेशनल ट्रेड। आफ्टर दैट मैंने बताया था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बता दिया था there was a stagnant economy, backward economy and agriculture backwardness, industrial backwardness, rampant poverty, poor infrastructure and limited urbanization and उसके बाद colonial exploitation और आपका बचा था सेमी फ्यूडल और we can say that mixed economy और heavy dependence on the import। तो ये आपकी क्या थी, फीचर्स थी on the eve of independence, किसकी थी, इंडियन इकोनॉमी की थी। आज हम उसी श्रृंखला में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और वो क्या है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि हम आज पढ़ेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स क्या थी। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, पूरी इकोनॉमी की फीचर्स पढ़ी है, कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज क्या पढ़ेंगे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली एग्रीकल्चर की हमारी क्या फीचर्स थी। आफ्टर दैट किसकी पढ़ेंगे, इंडस्ट्री की पढ़ेंगे, उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले क्या फीचर्स थी एट दैट टाइम, तो सबसे पहला लिखा कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मैंने आप लोगों कल लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो प्रोडक्शन होता है उसको हम टोटल आउटपुट बोलते हैं और पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा प्रोडक्शन था और जो प्रोडक्टिविटी थी वो दोनों ही क्या थे, लो थे। और यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है कि 1947 में कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो व्हीट एंड राइस का प्रोडक्टिविटी बता रखी है 660, इनकी पर हेक्टेयर होगी प्रोडक्टिविटी है तो, और राइस की है 665। यही प्रोडक्टिविटी 2018-19 के अंदर इंक्रीज होकर के कितने टाइम्स हो गई है वो बता देती हूँ। ये की कितनी है, पहले तो 3408, ये तो किसकी है, व्हीट की, और राइस की कितनी है 2665। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हूँ। इसमें आपको कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है, फॉर दैट पर्पज आप क्या करोगे, 2018-19 की को आप वो 1947 वाले से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुई वो डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बता देते हैं पर प्रोडक्शन का, क्योंकि दोनों ही का जो लेवल था वो क्या था, एट दैट टाइम क्या था, लो था। तो उस टाइम पे प्रोडक्शन का सिनेरियो क्या था, 1947 की बात करें तो जो व्हीट का था वो प्रोडक्शन कितना था, 64 लाख टन। ठीक है, और राइस का कितना था, 220 लाख टन। ठीक है, 18-19 की बात करें तो कितना हो रखा है भाई, व्हीट का है 991, ठीक है, लाख टन में। ठीक है, दूसरा है आपका राइस का कितना है, 1156 लाख टन। ये क्या है, प्रोडक्शन है, किसका है, राइस और व्हीट का बता दिया मैंने। कब बता दिया, 2018-19 में। ऐसे ही मैंने प्रोडक्टिविटी बता दी, किसकी बता दी, राइस और व्हीट की। तो इससे आप एक कंपैरिजन को फाइंड आउट कर सकते हो कि 1947 में क्या प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी और 2008, 18 और 19 में क्या प्रोडक्शन और क्या प्रोडक्टिविटी है। तो इससे हमें कंक्लूजन यही निकला कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का जो बैकवर्ड था या बैकवर्डनेस थी, उसके पीछे जो कॉज था, जो कारण था, वो क्या था, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो देखो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर अनिश्चितता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी फार्मर्स थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे, टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो भी जमींदार थे वो जो भी लैंड रेवेन्यू के थ्रू जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उस सिस्टम के थ्रू, वो सारा का सारा अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए खर्च कर देते थे। वो क्या नहीं करते थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, नहीं करते थे। तो फॉर उसी का जो रीजन था, वो उसी का जो इम्पैक्ट था वो किसके अंदर आया है, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल पे आया है। यदि उन्होंने कुछ भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी कि इरिगेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली वेल डेवलप किया होता, तो हमारे फार्मर्स को क्या नहीं करना पड़ता, रेनफॉल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अब आप सबको पता है कि जो रेनफॉल का सिनेरियो है वो क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है। अनसर्टेन का मतलब उसको कोई हम कह नहीं सकते कि इस टाइम पे पर्टिकुलर बारिश आएगी ही आएगी, वो कभी आ भी सकती है और कभी नहीं भी आ सकती है। तो आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट
किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड रहते हैं। अच्छी बारिश होती है तो अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है और अच्छी बारिश नहीं होती तो प्रोडक्शन भी अच्छा क्रॉप का नहीं होता है। तो दूसरा हमारा जो एग्रीकल्चर की फीचर थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसी थी, अनसर्टेनिटी या वी कैन से दैट की डिपेंडेंस ऑन द रेनफॉल, एक ही बात है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे फार्मर थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। उनको पता ही नहीं था कि कमर्शियल फार्मिंग को कैसे किया जाता है और कमर्शियल फार्मिंग करने के क्या बेनिफिट है, उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था और ना ही उनको मतलब करनी पड़ती थी, करने दिया जाता था। क्यों नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी किसकी जरूरत पड़ती थी, इन्वेस्टमेंट की। आप सबको पता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिनको हम HYV सीड्स बोलते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या लगता है, पैसा लगता है। तो उनको वो परचेज करने के सरप्लस अमाउंट छोड़ते ही नहीं थे। कौन नहीं छोड़ता था, ब्रिटिश वाले नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वो एज ए लैंड रेवेन्यू क्या कर लेते थे, एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। कौन करते थे, जमींदार। तो उनके पास कोई भी सरप्लस अमाउंट रहता ही नहीं था, इनके पास, फार्मर्स के पास, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर पाते थे, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे, HYV सीड्स परचेज नहीं कर पाते थे। तो इसलिए वो जो भी खेती बाड़ी करते थे वो कौन से अनाज को लेकर के करते थे, जो मतलब पहले साल जो भी उनके पास कोई भी सीड्स वगैरह अवेलेबल था उसी को नेक्स्ट टाइम वो क्या कर देते थे, कल्टीवेट कर देते थे। आगे बात समझ में। तो उनके पास पहले कौन से सीड्स रहे होंगे, कौन से वाले की सीड्स रहे होंगे, इनकी जो वो क्या करते थे, कंज्यूम करते थे, यानी कि राइस और बेसिकली कौन सा, व्हीट वाला, ठीक है। इनको ही वो क्या करते थे, बार बार ग्रो करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स लाइक आपकी जो जूट है, कॉटन है और टोबैको है, इंडिगो है, इन सब के बारे में उनको ज़्यादा पता भी नहीं था और ज़्यादा पता था भी किसी को थोड़ा बहुत तो वो उसको चाह करके भी क्या नहीं कर पा रहे थे, ग्रो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या पड़ती थी, पहले ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि उस टाइम में जो फीचर थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसी थी कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करते थे, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए ही खेती बाड़ी करते थे। इससे ज़्यादा वो कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में नहीं सोचते थे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि उनके बीच में काफ़ी क्या था, मतलब जो भी टीलर थे जो कि एक्चुअल कल्टीवेटर थे और जो कौन थे, ऑनर थे, जो कि जमींदार, हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एक्चुअल ऑनर ऑफ द सॉइल थे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे देखो मेहनत कौन कर रहा था, टीलर्स, लेकिन जो भी क्रॉप वो हार्वेस्ट करते थे तो उनको जैसे ही सेल करने का टाइम आता तो उसके प्राइस डिसाइड कौन करता था, जमींदार करते थे। कौन करते था, जमींदार। तो जमींदार एक्चुअल में मेहनत नहीं कर रहा था, कौन कर रहा था एक्चुअल में मेहनत, टीलर्स कर रहे थे। तो टीलर्स को ये राइट भी नहीं था कि वो अपनी क्रॉप को जिस दाम पे चाहते हैं, जिस मूल्य पे चाहते हैं, उस पर क्या कर पाएँ, सेल कर पाएँ। तो ऐसा उनका कह सकते हैं कि ये डिसीजन लेने का वो उनके पास कोई भी राइट ऐसा नहीं था, कोई भी अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। इसलिए उनके बीच में क्या था, एक वाइड गैप था। गैप का मतलब समझिए ना, क्योंकि वो तो हर दिन क्या होते जा रहे थे, लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करते जा रहे थे और जो फार्मर्स थे वो उतने ही ज़्यादा डाउन जाते जा रहे थे क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रहे थे और उनके पास जो एक तरफ से कह सकते हैं कि जो क्रॉप छोड़ी जाती थी तो वो कैसे छोड़ी जाती थी, उससे सिर्फ और सिर्फ 2 स्केयर ऑफ ए मील ए डे, यही वो क्या कर पाते थे, प्राप्त कर पाते थे। इससे ज़्यादा अमाउंट उनके पास एज ए सरप्लस नहीं छोड़ा जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो आज के टाइम में हम बोलते हैं कि इतने ज़मीन या इतने हेक्टेयर ज़मीन उसके नाम रजिस्टर्ड है ना, आज के टाइम में ऐसा बोलते हैं ना। तो होल्डिंग का मतलब वहाँ पे यही कि जो ज़मीन को कितने हेक्टेयर में या कितने एकड़ में वो होल्ड किए हुए, तो होल्डिंग का मतलब समझ में आ गया, मतलब कितने हेक्टेयर या कितने एकड़ ज़मीन किस पर्सन के नाम है या रजिस्टर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग बोलते हैं। तो वो जो होल्डिंग थी वो कैसी थी, स्मॉल थी और स्मॉल होने के साथ साथ कैसी थी, फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब ये है कि बिखरी हुई होना। बिखरी हुई का मतलब ये है कि छोटा सा एरिया, उसको ज़मीन का हिस्सा कहीं मिला हुआ, छोटा कहीं और छोटा कहीं और। तो इस तरीके से उनको वहाँ पे काम करने में क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आती थी। आएगी या नहीं आएगी काम करने की प्रॉब्लम, अरे हाँ या ना,
मतलब एक तो किसी भी पर्सन के पास इकट्ठा क्या हो, कोई बड़ा सा मतलब खेत हो, कोई फार्म हो, वहाँ पे वो काम करे। एक वो अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के छोटे छोटे स्मॉल होल्डिंग्स पे वो खेती करे, तो उसको ज़्यादा दिक्कत किस में होगी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे खेती करने में होगी, बजाय किसके, बिग वाले की। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की जो फीचर थी वो कैसी थी कि उस टाइम पे जो होल्डिंग्स थी वो स्मॉल भी थी और स्मॉल होने के साथ साथ कैसी थी, फ्रेगमेंटेड भी थी। ठीक है, उसके बाद जो 6 पॉइंट लिखा वो क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल। तो आपको ये सिस्टम मैंने बता दिया था, ये ट्राइएंगुलर सिस्टम था जिसके अंदर एक कौन था, हमारी गवर्नमेंट थी, एक कौन थे, जमींदार थे, एक कौन था, टीलर्स थे। ठीक है, तो जो जमींदार थे वो क्या करते थे, एज दे विश्ड, क्या करते थे, जितनी उनकी इच्छा होती थी वो एज ए लैंड रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते थे फ्रॉम द टीलर्स, और वो गवर्नमेंट को क्या करते थे, एक फिक्स्ड अमाउंट में लैंड रेवेन्यू देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम के थ्रू हमारे एग्रीकल्चर को क्या किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था। तो ये बेसिकली यही कहना चाहता है कि उस टाइम पे यदि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर आपसे पूछे तो उसमें से एक ये पॉइंट ये बन जाता है कि लैंड रेवेन्यू अंडर द ब्रिटिश राज। जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये बहुत ही वी कैन से दैट कि एक्सप्लॉइटेड वाला था, क्योंकि इसके अंदर टीलर्स को एक्चुअल में क्या किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये ट्राइएंगुलर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया था। इससे देखो हुआ क्या, यदि जो भी टीलर्स थे या जो भी फार्मर्स थे जो एक्चुअल में उसको कल्टीवेट करते थे, वो यदि उसकी बात नहीं मानते थे, किनकी, जमींदारों की बात नहीं मानी जाती थी, तो वो उनको एक डर दिखाते थे। और कैसा डर दिखाते थे कि आपको उस जमीन से क्या कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, यानी कि वो पर्टिकुलर लैंड आपको कल्टीवेट करने के लिए नहीं दी जाएगी। और वो बार बार क्या करते थे, मतलब क्विकली या फास्टली क्या करते थे, जो लैंड रेवेन्यू की रेट था उसको क्या करते थे, इंक्रीज कर देते थे। ठीक है, इंक्रीज का मतलब तो जानते हो ना, अरे जैसे मान लो कि पहले वो 1 एकड़ का 4 कुंटल एक क्रॉप ले रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हम 5 कुंटल लेंगे नेक्स्ट सीजन में, तो एकदम से एक सीजन से दूसरे सीजन में 4 कुंटल से कितना कर दिया, 5 कुंटल। तो ये क्या कर दिया उन्होंने, लैंड रेवेन्यू की जो कॉस्ट थी, जो रेट थी, उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आगे बात समझ में, तो इससे जो भी डीलर्स थे वो क्या हो जाते थे, बेचारे परेशान हो जाते थे। तो वो ना तो उस खेती को छोड़ सकते थे और ना उस पर खेती कर सकते थे। देखो छोड़ेंगे तो अदर कोई इनकम का सोर्स नहीं है सिवाय किसके, एग्रीकल्चर के, तो वो क्या हो जाएंगे, लैंडलेस हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, उनके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं बचेगा। और यदि करते हैं तो उनको हैवी क्रॉप को देना पड़ता है एज ए लैंड रेवेन्यू। तो आप खुद ही सोचो उनके सामने क्या आ गई थी कि मजबूरी से आ गई थी। तो इस तरीके से उनको क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। किनको किया जाता था, इंडियन फार्मर्स को किया जाता था। किनके थ्रू किया जाता था, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, फोर्स इंडियन फार्मर थे, उनको जो ब्रिटिश वाले थे वो धीरे धीरे फोर्स करते थे कि आपको क्या करना पड़ेगा, इतने एकड़ जमीन पे आपको कोई भी कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इंडिगो है, आपकी जूट है, कॉटन है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन क्रॉप को ग्रो करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था, उनको प्रेशराइज किया जाता था। किनको किया जाता था, इंडियन फार्मर को। किनके द्वारा किया जाता था, ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा किया जाता था। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती थी, प्रॉब्लम ये आती थी कि यदि हमारे इंडियन फार्मर्स कमर्शियलाइजेशन क्रॉप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, डोमिनेंस फार्मिंग जो पहले करते थे, उसके अंदर धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और पहले ही उनको 2 वक्त की रोटी खाने जैसे मतलब लाले पड़े हुए थे, तो यदि वो कमर्शियल क्रॉप करना शुरू कर देंगे तो वो जो डोमिनेंस फार्मिंग है वो और क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कम होती जाएगी तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ेगी, इंडियन फार्मर्स को, क्योंकि उनको अपने घर चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों या मतलब जो भी फैमिली